हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो जैसा कि सीडीपी की प्रैक्टिस आपकी चल रही है, डेली आपको पीवाईक्यू मिल रहा है और हम 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि आपको सभी विषयों की तैयारी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो हमारा 15वां प्रश्न था, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल ये कर सकता है। यानी क्या है कि एक बच्चा है और वो अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है, ठीक है, यानी जूझते छात्र हैं, चाहे आपके एक हो या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अध्यापक होने के नाते आपको एक नहीं करना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ठीक है, तो ये भी आप अवश्य कर सकते हो। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी आप बच्चे के लिए नहीं, यानी जिसको कठिनाई हो रही है तो उसके लिए आप कुछ योजना बना सकते हो। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जहाँ भी बात जटिल की आ जाए, केवल की आ जाए, मात्र की आ जाए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके निगेटिव हैं और ये आपके राइट आंसर नहीं हो सकती। यानी इन चीज़ों को आपको बच्चों के साथ प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी शिक्षा आपको इसमें आपका शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे बालकों पर डिपेंड है, ठीक है, आपकी शिक्षा बालक जैसा करना चाहें। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, आप बच्चे को रूम से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, हतोत्साहित नहीं कर सकते हो। ये कुछ निगेटिव पॉइंट हैं जो आप नहीं कर सकते हो। और निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है, आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट अवश्य आप हमारी चेक करें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। अब हम प्रश्न सीरीज लेते हैं 16 से। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, ये सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण आपको बताना है। कम प्रज्ञानता, बोधगम्यता, आप अपसारी चिंतन, असक्रियता या असतर्कता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर है आपका नंबर 2, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? एक होता है आपका अभिसारी और एक होता है अपसारी। यानी जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, तो इनकी ये क्वालिटी होती है कि ये अपसारी चिंतन करते हैं, यानी एक ही चीज को किन किन कितने तरीकों से ये सोचते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये। और ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, जैसे हम बच्चे से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो अब हम उसको कहाँ उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्यों जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जब हम जोड़ के प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चे जब बताएंगे तो ये हमारी क्या होती है, अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जब प्रश्न का बना बनाया एक ही उत्तर आता है, वो हमारा क्या होता है, जैसे बच्चे से पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, हम बच्चे से पूछते हैं कि भारत की राजधानी क्या है और बच्चा हमें बता देगा कि दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चे से पूछें कि भारत की राजधानी दिल्ली को ही क्यों बनाया गया, दिल्ली ही क्यों है और आगरा क्यों नहीं है, कानपुर क्यों नहीं है, तब बच्चे अलग अलग तरीकों से इसके प्रश्नों मतलब उत्तर देंगे। तो ये क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। बहुत तरीके से बच्चा सोचता है, यानी एक ही प्रश्न को, एक ही उत्तर को बहुत तरीकों से वो सोचता है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। अब बात टालने की आ गए, अब कोई भी बातचीत है, कोई भी मुद्दा है, तो आप अध्यापक होने के नाते उसे टाल नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे टाल नहीं सकते हैं। विविध विन्यास से उदाहरण लेने चाहिए, उदाहरण अवश्य लेने चाहिए, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़बद्ध धारणाओं को मजबूत करे। अब जहाँ भी बात रूढ़बद्ध धारणाओं की आ जाए, नकारात्मकता की आ जाए, ऐसी धारणाओं को आपको बढ़ावा नहीं देना है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, नंबर 2। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं उन्हें कैसे सुसाध्य किया जा सकता है।
तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर कर। अब विद्यार्थियों में नंबर 4 हम देखते हैं, जब विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा हो जाएगी तो वो आपसे प्रश्न ही नहीं पूछेगा, उसकी क्षमता कैसे बढ़ेगी? लगातार हम किसी कार्य को करवाते रहेंगे, यानी आपको यंत्रवत जब बच्चों से कार्य करवाएंगे, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। जब भी आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो आपको कितने लेवल के बच्चों को याद रखना है? आपको बच्चों का लेवल होता है 6 से 11, ठीक है। इतने बड़े बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे बड़े नहीं होते, और क्लास उनकी होती है 1 से 5, और कक्षा 6 से, यानी 6 वर्ष की उम्र से, और बच्चों को क्या करना है आपको, मतलब कक्षा 6 वर्ष से बच्चे प्रवेश करते हैं कक्षा 1 में, ठीक है। 6 वर्ष का बच्चा, 6 से कम का भी हो सकता है आपका, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान 6 से 11 वर्ष तक के, यानी 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, ठीक है। आपको समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। और ये तो अटल प्रक्रिया, यानी आप किसी भी समस्या को हल के हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, यानी सिर्फ यही एक ही प्रक्रिया के द्वारा आप समस्या का समाधान करेंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर किसी एक समस्या अटल प्रक्रिया, यानी किसी एक तरीके से नहीं हो रहा है, आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अन्य, यानी लचीलापन आपकी शिक्षण विधियों में भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए, ठीक है। लचीलापन आपका अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा है, यानी आप बच्चे को किस तरीके से मोटिवेशन कर सकते हो, ठीक है। बच्चे को दंड देकर, जहां भी बात दंड किया जाए तो आप बच्चे को दंड आपको नहीं देना है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप अगर आप दोगे तो फिर वो अभिप्रेरित नहीं होगा। और यंत्रवत याद करने पर भी जोर आपको नहीं देना है। यंत्रवत आपको कुछ भी नहीं कराना है, आपको रट्टा भी नहीं मरवाना है, ठीक है। ये भी आपका गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2, यानी प्रवीणता और अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। आपको बच्चे से यानी अभिमुखी होना चाहिए बच्चा। बच्चे के अंदर जो भी है वो उसको मतलब जब बोलने वाला होगा, प्रश्न पूछने वाला होगा बच्चा। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ठीक है। अब शर्मिंदगी की बात करते हैं तो संज्ञान से संबंध नहीं है, अवश्य संबंध है संज्ञान से। और क्या संबंध है? ये संबंध है कि इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे की सीखने पर, ठीक है। संज्ञान क्या है? ज्ञान है, ठीक है। बच्चे अपने संवेदना यानी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान सीखता है, ठीक है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने का बहुत प्रभावशाली। अब शर्मिंदगी बच्चा जब महसूस करेगा तो फिर ये एक अभिप्रेरित करने का प्रभावशाली तरीका कैसे हो सकता है? तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, नंबर 2 आपका सही है। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो आपसे पूछा है अध्यापन अधिगम, विषय वस्तु को यंत्रवत, अब देखो यंत्रवत याद आपको नहीं करवाना है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। अब जब तक विश्लेषण नहीं होगा तब तक आपका अवलोकन नहीं हो सकता है। अनुकरण और नकल को दोहराना, यानी बार बार बच्चा कोई किसी चीज की नकल करता रहेगा, अनुकरण करता रहेगा, तो ये भी नहीं है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? नंबर 2, यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि, यानी आप छात्र अध्यापिका ने किसी कार्य को दिया है तो उसमें जो त्रुटियां हैं, तो जो त्रुटियां छात्रों की हैं तो उन त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकती, आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो, ठीक है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को, आपको बच्चों को अलग नहीं करना है, आपको यानी कमजोर छात्र और प्रतिभाशाली छात्रों में नहीं बांटना है। केवल अधिगम त्रुटियों के शोधन, जहाँ भी बात केवल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ केवल भी आया है और त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं है।
विश्लेषण इसलिए करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यानी आप इसे समझ सकते हो कि हमसे गलती कहाँ हुई है, या फिर हमारे शिक्षण में गलती हुई है, या फिर बच्चों ने गलती की है। ठीक है, जहाँ बच्चा त्रुटियां करता है तो इससे हम अपनी शिक्षण विधियों में एक अध्यापक सुधार कर सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जा सके। अब बात राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करके दी जाएगी, जब भी हम बच्चे को कोई ज्ञान सिखा रहे हो उसे टुकड़ों में सिखा दिया जाए तो फिर क्या है कि बच्चे को सीखने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी। और जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित है तो जल्दी से सीखेगा। समाज के साथ सीखने में बच्चा जल्दी सीखता है। और विषय वस्तु को बहुरूपों में भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। आप बहुरूपों में प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ठीक है, अब जब राइट आंसर है आप क्या होगा आपका? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, उच्च उत्तेजना। उत्तेजना उच्च अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उच्च भय, अब भय भी है तो फिर क्या बच्चा सर्वोत्तम अवस्था नहीं होगी, बच्चा नहीं सीखेगा भय के कारण। ठीक है, यानी वो सीखना तो चाहता है, उसे उत्तेजित है, ठीक है, लेकिन उसे भय भी है, तो वो आपसे प्रश्न शिक्षक से नहीं पूछेगा। अब निम्न उत्तेजना है और उच्च भय, ये तो दोनों ही चीजें हो गई, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, और संतुलित उत्तेजना है, उत्तेजना संतुलित है और लेकिन उसे कोई भी भय नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब कोई उत्तेजना नहीं है और कोई भय भी नहीं है, भय उसे भले ही नहीं है लेकिन उसकी उत्तेजना सीखने की उत्तेजना ही नहीं है, तो वो फिर भी नहीं सीखेगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं होगी तो फिर वो ज्ञान कैसे सीखेगा? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर भी बच्चे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी बच्चे क्या है? एक्टिव है, तो वो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी योग्यता क्या है? सुधार्य है, यानी इसमें आप सुधार कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे बच्चा आज थोड़ा कम नॉलेज है उसे, तो धीरे धीरे बच्चा क्या है? अपनी योग्यता में सुधार करता रहता है। अब अटल भी नहीं है और प्रयासों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, यह असफलता अनियंत्रित है। असफलता अनियंत्रित नहीं है, असफलता को आप सफलता में भी बदल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ठीक है, तो परिपाटी यानी संकल्पनात्मक समझ, तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी प्रतिस्पर्धा आधारित आपको परीक्षाएं नहीं करवानी है, आपको सिर्फ बच्चों की ये देखना है कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपको नहीं पढ़ाना है और बार बार परीक्षाएं भी आपको बच्चे नहीं लेना है आपको बच्चों की। तो अन्वेषण और संवाद, इससे बच्चे क्या है? बहुत ज़्यादा सीखते हैं, संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी होती है बच्चों में। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? ले वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो वाइगोस्की क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 2,
स्वनियमन। राइट आंसर क्या है? स्वनियमन। यानी स्वयं के लिए बच्चा नियम निर्धारित करता है कि वो इस तरीके से उसे कार्य करना है। ये हमें यानी बच्चा कोई भी कार्य करते हुए भाषा बोलते हुए तो अपने आप से बात करता है, सोचता है, चिंतन करता है। आपने देखे भी होंगे बच्चे अपने आप से बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। यानी मूल्यांकन पद्धतियों का आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को आप नामांकित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता के आधार पर आप विद्यार्थियों को समूहों में भी विभाजित नहीं कर सकते हैं कि ये फेल वाले विद्यार्थी है और ये पास वाले विद्यार्थी है, ये कम अंक वाले हैं, ये ज़्यादा अंक वाले हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान, तो राइट आंसर आपका यही है कि आपको मूल्यांकन इसलिए करना चाहिए, आपका मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि और इसे किस चीज़ की मतलब आवश्यकता है, हमारे अध्ययन में क्या हम सुधार करके इसे सिखा सकते हैं, ठीक है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान भी आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट भी अवश्य किया करें। आपके एक लाइक कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। अगली प्रैक्टिस में हम इसका प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।